है सल्फोनाइल यूरिया। सल्फोनाइल यूरिया जो होता है इसको हम लोग जैसे कि हमने कल का क्लासिफिकेशन वाले वीडियोस में देखा था, ये एटीपीए पोटेशियम एटीपीएस चैनल ब्लॉकर होता है। तो मेनली हम लोग डायबिटीज़ में इसको लेते हैं और इसका इम्पॉर्टेंट रोल होता है। तो आज हम लोग जानेंगे कि ये फंक्शन क्या, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है, इसका फार्मोकाइनेटिक्स क्या होता है, फार्मेकोकाइनेटिक्स क्या होता है, साइड इफ़ेक्ट क्या होता है। तो इसका मेन काम जो होता है वो होता है कि ये ब्लड ग्लूकोज को कम मतलब लोअर करता है, ब्लड ग्लूकोज को कम करता है इन नॉर्मल सब्जेक्ट। अगर मान लीजिए मैं सल्फोनाइल यूरिया खाई और मैं अभी खाने से पहले अपना ब्लड ग्लूकोज चेक की तो 100 है, लेकिन खाने के बाद मैं चेक करूँगी, मतलब आफ्टर सम टाइम जो भी होता है उसको चेक करूँगी तो वो कम होगा, 180 शो करेगा। तो ये नॉर्मल सब्जेक्ट में भी शो करता है और फिर टाइप 2 डायबिटीज़ के पेशेंट में भी ये कम करता है, लेकिन टाइप 1 में ऐसा कुछ ही नहीं करता है। मतलब अगर आप सल्फोनाइल यूरिया खा रहे हैं और आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल कम नहीं हो रहा तो इट मीन्स दैट यू आर टाइप 1 डायबिटिक, नॉट टाइप 2। इसका जेनरिक फार्मूला मैंने सोचा था डालने के लिए, लेकिन यूनिवर्सिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, तो इसलिए मैंने नहीं डाला। इसको आप लोग इग्नोर कीजिएगा। बाकी आप यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन लिखने के लिए आप इस फॉर्म में लिखिएगा तो आपको अच्छा मार्क्स मिलेगा। तो अब जानेंगे कि हम लोग इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग को ये पता होना चाहिए कि इंसुलिन सिक्रीट कहाँ से होता है। तो इंसुलिन जो होता है वो सिक्रीट होता है बीटा सेल पैनक्रियाज के बीटा सेल से सिक्रीट होता है इंसुलिन। तो अब देखते हैं कि इंसुलिन को ये कैसे क्या काम करता है। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ये जो ब्लू लाइन से रिप्रेजेंट कर रहा है सर्कल टाइप का, वो आप लोग का एक सेल है, बीटा सेल है। तो बीटा सेल है और बीटा सेल में आप लोग का सबसे पहले हम लोग देखेंगे, देखिए आप लोग ग्लूट2 रिसेप्टर है, ठीक है। तो ग्लूट2 रिसेप्टर का मतलब ग्लूट2 ट्रांसपोर्टर है, मतलब ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर है। तो ये इसका काम होता है ग्लूकोज को इनसाइड मतलब अंदर लाना। तो ग्लूकोज ब्लड में ज़्यादा है तो ये ग्लूट2 खुला, ग्लूकोज अंदर आया। ग्लूकोज अंदर जब आएगा, सेल के अंदर अलाउ किया ग्लूट2, अब उसके बाद से जब ग्लूकोज अंदर आ गया तो वो सेल उस ग्लूकोज के लिए रिस्पॉन्स करेगा। जब सेल जो है वो रिस्पॉन्स करेगा तो उसमें क्या होगा कि ग्लूकोज जो होता है वो ग्लूकोकाइनेज के प्रेजेंस में ग्लूकोज सेल के अंदर गया। अब सेल के अंदर हमारा बहुत सारे वेरियस एंजाइम है, तो उसमें ग्लूकोकाइनेज एक एंजाइम होता है। ग्लूकोकाइनेज एंजाइम के प्रेजेंस में कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। जो ग्लूकोज है हमारा वो ग्लूकोकाइनेज एंजाइम के प्रेजेंस में अंदर जाने के बाद कन्वर्ट हो गया 6 ग्लूकोज फॉस्फेट में। अब जो ये 6 ग्लूकोज फॉस्फेट है, ये ये जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया के पास। सारे सेल के पास अपना माइटोकॉन्ड्रिया होता है, तो ये जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया के पास जाएगा और नॉर्मल ग्लूकोज गया, फिर ग्लूकोकाइनेज के प्रेजेंस में 6 ग्लूकोज फॉस्फेट में कन्वर्ट हुआ, फिर माइटोकॉन्ड्रिया में गया। माइटोकॉन्ड्रिया में जाने के बाद माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल। तो माइटोकॉन्ड्रिया को जब हम लोग पावर हाउस ऑफ द सेल बोल रहे हैं तो उसका काम क्या होगा, एनर्जी फॉर्मेशन। तो एनर्जी सेल जो हमारी बॉडी है वो एनर्जी किस फॉर्म में बनाती है, या तो एडीपी या फिर एटीपी के फॉर्म में। तो एडीपी और एटीपी कौन बनाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया का काम है, पावर हाउस है तो उसका काम होगा एनर्जी बनाना। एनर्जी इज एटीपी एंड एडीपी। तो फिर जब ये अंदर जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया के पास जाएगा तो एनर्जी का प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाएगा, तो एडीपी और एटीपी ज़्यादा सिंथेसिस होगा। अब जब एटीपी और एडीपी ज़्यादा देखिए यहाँ पे मेटाबॉलिज्म हुआ, ग्लूकोज अंदर आया, जितना भी मेटाबॉलिज्म था ये मैंने इसके अंदर का बता दिया आप लोगों को। तो आई होप कि आप लोग इसको समझ गए होंगे। तो ये मेटाबॉलिज्म के बाद हमारा एटीपी या एडीपी बना। फिर ये एटीपी की वजह से क्या होगा, एटीपी की वजह से पोटेशियम का इफ्लक्स स्टार्ट हो जाएगा। एफ्लक्स कुछ नहीं होता है, इनफ्लक्स होता है और ईफ्लक्स होता है। इनफ्लक्स मतलब अंदर आना, ईफ्लक्स मतलब बाहर जाना। इन किया मतलब सेल के अंदर आया, ईफ्लक्स किया मतलब बाहर गया। तो एटीपी जब हो गया तो पोटेशियम का इफ्लक्स होना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब पोटेशियम सेल के अंदर से एक्स्ट्रा सेलुलर से इंट्रा सेलुलर मूव करेगा। आई होप कि आप लोग को इतना क्लियर हो गया होगा। अब पोटेशियम इंट्रा सेलुलर से एक्स्ट्रा सेलुलर जब मूव करेगा तो फिर हम लोग देखेंगे कि क्या होगा। पोटेशियम इंट्रा सेलुलरली जब मूव करने लगा तो फिर हमारे क्या बोलते हैं उसको, फिर इसके वजह से हमारा वो क्या बोलते हैं, कैल्शियम स्टिमुलेट हो जाएगा। फिर जब ये मूव करने लगा इंट्रा सेलुलर से इंट्रा सेलुलर को, ये नॉर्मल काम है,
ठीक है, ये बॉडी का नॉर्मल रिस्पॉन्स है, किसी भी इंसान के अंदर ये प्रोसेस नॉर्मली होता है। एटीपी बन जाता है, तो एटीपी जब ज़्यादा हो जाता है तो इसके वजह से पोटेशियम जो है, पोटेशियम आयन है, वो अंदर से बाहर जाता है, ये इसका नॉर्मल फंक्शन है। अब हम लोग पता करेंगे कि सल्फोनाइल यूरिया क्या करता है। तो सल्फोनाइल यूरिया का जो काम होता है, ये क्या करता है, सल्फोनाइल यूरिया रिसेप्टर जो होता है वहाँ पे जाके पोटेशियम चैनल पे वहाँ पे ये जाता है और जाके ब्लॉक कर देता है। ये ब्लॉक कर दिया तो क्या होगा, पोटेशियम एक्स्ट्रा मतलब इंट्रासेलुलर से एक्स्ट्रा सेलुलर नहीं जा पाएगा, पोटेशियम आयन अंदर ही रह जाएगा, पोटेशियम आयन अंदर ज़्यादा होने लगेगा। तो इसकी वजह से क्या होगा, जब पोटेशियम आयन अंदर इंक्रीज़ होने लगेगा, क्योंकि सल्फोनाइल यूरिया तो उसके चैनल को क्लोज कर दिया है, पोटेशियम चैनल को, तो जब ये एक्युमुलेशन होने लगेगा पोटेशियम आयन का, तो इसके रिस्पॉन्स में क्या होगा कि कैल्शियम वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल ओपन हो जाएगा। देखिए डायग्राम में दिखा रहा है, ये हो रहा है, इसके बाद से हमारा वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल ओपन हुआ। अब वोल्टेज गेटेड जब कैल्शियम चैनल ओपन होगा तो कैल्शियम बाहर से अंदर आएगा, इट मीन्स एक्स्ट्रा सेलुलर से इंट्रासेलुलर आएगा कैल्शियम आयन। आई होप कि आप लोग को समझ आ रहा होगा। तो कैल्शियम आयन बाहर से, बाहर तो है ही, तो फिर वो सेल के अंदर आएगा। ये हम लोग सेल की बात कर रहे हैं, एक सेल को उठा के उसकी बात कर रहे हैं। अब ये सेल एक्स्ट्रा सेलुलर से इंट्रासेलुलर आएगा। अब जब ये अंदर आ रहा है तो ये देखिए आप लोग, ब्लू वाला जो है ये वाला पार्ट, इसमें क्या है कि ये इंसुलिन कंटेनिंग ग्रैन्यूल्स है। इंसुलिन कंटेनिंग ग्रैन्यूल्स को ये स्टिमुलेट करेगा। अब जब इसको स्टिमुलेट करेगा तो एक्सोसाइटोसिस के थ्रू इंसुलिन जो है वो सेल से ब्लड में जाएगा। आई होप आप लोग को समझ आ गया होगा। देखिए उधर से पोटेशियम चैनल ब्लॉक किया कौन, सल्फोनाइल यूरिया, ठीक है, उसका रिसेप्टर वहाँ पे है, तो सल्फोनाइल यूरिया मैंने खाया, वो जाके उसको ब्लॉक किया तो क्या हुआ, पोटेशियम आयन सेलुलरली बढ़ रहा है, उसके वजह से उसके रिस्पॉन्स में कैल्शियम चैनल ओपन होगा। कैल्शियम चैनल ओपन होगा तो कैल्शियम आयन अंदर आएगा, तो कैल्शियम का इन्फ्लक्स होगा, कैल्शियम इंट्रासेलुलरली आएगा, तो कैल्शियम जो है वो जाके इंसुलिन कंटेनिंग ग्रैनुअल्स को स्टिमुलेट करेगा। अब उसको स्टिमुलेट करेगा तो एक्सोसाइटोसिस के थ्रू इंसुलिन सेल के अंदर से बाहर जाएगा, मतलब हमारे ब्लड में जाएगा और ब्लड में जाके ग्लूकोज को यूटिलाइज करवाएगा या उसके अपटेक को इंक्रीज करवाएगा। आई होप कि आप लोगों को इतना समझ आ गया है। आप लोगों को समझ आ गया। फिर ये बाहर जाएगा, फिर ये जाएगा उधर जाके इंसुलिन का अपटेक इंक्रीज, इंसुलिन जो है ब्लड में। अब डायबिटीज़ मेलाइटस के केस में क्या होता है, हमारा ब्लड में ग्लूकोज का लेवल हाई होता है या फिर इंसुलिन सेंसिटिव होता है, तो इंसुलिन रेजिस्टेंस वाला केस तो अलग हो गया। लेकिन ये हम लोग करते हैं जब हमारा ब्लड ग्लूकोज ज़्यादा है, तो इसमें हम लोग ये यहाँ से इंसुलिन का सिक्रीशन हुआ एक्सोसाइटोसिस के थ्रू, सेल से ब्लड में गया और वहाँ जाके ग्लूकोज के अपटेक को इंक्रीज़ करवाएगा। तो ग्लूकोज का अपटेक होगा तो ब्लड का ग्लूकोज तो कम होगा ना, तो बस सल्फोनाइल यूरिया यही काम करता है। तो मेनली सल्फोनाइल यूरिया का काम क्या होता है कि वो ब्लड के ग्लूकोज को कम करवाता है, इंसुलिन को वहाँ इंक्रीज़ करवा के। और इंसुलिन हम आप लोग को बता दिए बीटा सेल ऑफ पैनक्रियाज से सिक्रीट होता है, मतलब और कब होता है, इन रिस्पॉन्स टू हाई ब्लड ग्लूकोज। जैसे मान लीजिए नॉर्मल 50 है, 50 ग्राम पर DL हमारा ग्लूकोज है, तो 50 पे नॉर्मल है तो उस पर नहीं काम करेगा। लेकिन हमने कोई मील लिया तो वो बढ़ के 100 हो गया, तो वहाँ पे इंसुलिन आएगा और उसके रिस्पॉन्स में इंसुलिन सिक्रीट होगा और फिर ब्लड ग्लूकोज को यूटिलाइज करवाएगा। तो यहाँ पे भी यही मैकेनिज्म है। आई होप कि आप लोग को समझ आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे इसका इसी चीज़ को हमने यहाँ पे थियरी मतलब लैंग्वेज में लिखा हुआ है। तो सल्फोनाइल यूरिया जो होता है वो स्पेसिफिक सल्फोनाइल यूरिया रिसेप्टर जो होता है वो पैनक्रियाटिक बी सेल को जाके बाइंड कर देता है और प्रोवोक करता है रिलीज ऑफ इंसुलिन। उसके थ्रू में इंसुलिन रिलीज होता है, जो कि अभी हमने पीछे जो भी मैकेनिज्म समझा वो सब वही है कि कैसे करता है इंसुलिन के रिलीज को ब्रिस्क कैसे करता है, ये वाला जो भी पार्ट है इसमें होगा। आई होप आप लोग को क्लियर होगा। और ये टाइप 2 डायबिटीज़ में यूज़ करता है बाय इन रिस्पॉन्स, मतलब टाइप 2 डायबिटीज़ में इंसुलिन के काइनेटिक को रिलीज़ करवाता है इन रिस्पॉन्स टू ग्लूकोज और कोई भी मील डिलेड हुआ उस केसेस में। सल्फोनाइल यूरिया जो होता है वो ऑगुमेंट करता है सेकेंड फेज ऑफ इंसुलिन सिक्रेशन विथ लिटिल इफेक्ट ऑन फर्स्ट फेज और सेकंड फेज, ये हम आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि क्या होता है, उससे आप लोग को ये क्लियर हो जाएगा। आई होप कि सल्फोनाइल यूरिया का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आप लोग समझ गए होंगे। और ये हाइपोग्लाइसीमिया कॉज नहीं करता है
देखिए पैनक्रियाज का कोई बीमारी होता है तो पैनक्रिटोमाइज्ड एनिमल्स, या मतलब एनिमल्स मीन्स ह्यूमन बींग्स ही, ये केडीटी के लाइन से आप लोग को, तो उसमें यह हाइपोग्लाइसीमिया नहीं करवाता है। एंड इन टाइप 1 डायबिटिक कन्फर्म देयर इनडायरेक्ट एक्शन थ्रू पैनक्रियाज, इसका इनडायरेक्ट एक्शन होता है पैनक्रियाज में टाइप 1 के केस में। अभी बताया कि टाइप 1 में ये रिएक्ट नहीं करता है, मेनली टाइप 2 और नॉर्मल में करता है। ये रिड्यूस करता है एक्शन, ग्लूकागन के एक्शन को भी ये रिड्यूस करता है, ठीक है। लेकिन अब ये बोलिएगा कैसे करता है ग्लूकागन, तो इंक्रीज करता है इंसुलिन को तो ग्लूकागन कम होगा, सोमैटोस्टैटिन के रिलीज को भी डेमोन्स्ट्रेट, मतलब उधर से ही थोड़ा बहुत कम करता है, उसको भी कम करता है। फिर ये हिपैटिक डिग्रेडेशन ऑफ इंसुलिन को भी स्लो करता है। फिर फार्माकोकाइनेटिक में देखें तो ये ओरल टैबलेट्स के फॉर्म में आता है और ये ओरली वेल एब्जॉर्ब्ड होता है, और 90% जो होता है वो बाउंड होता है प्लाज्मा प्रोटीन से। तो प्लाज्मा प्रोटीन से बाउंड होता है तो इसका अच्छा इफेक्ट होता है, बायोअवेलेबिलिटी भी अच्छा होता है। और इसका, लेकिन इसकी एक कमी है कि इसकी लो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब बहुत बायोअवेलेबिलिटी, इसका दोनों का मतलब ये हुआ कि इसका बायोअवेलेबिलिटी ज़्यादा है, ठीक है। दूसरा ये मेटाबोलाइज होता है लिवर में, इसका एक्टिव मेटाबोलाइट्स फॉर्म होता है और वो मेटाबोलाइट जो होता है वो एक्सक्रीट आउट हो जाता है यूरिन के थ्रू, ठीक है। अब पढ़ेंगे इसका इंटरेक्शन में क्या होता है ड्रग्स। देखिए इंटरेक्शन 2 टाइप का होता है, एक अच्छा इंटरेक्शन होता है, एक बुरा इंटरेक्शन होता है। हम किसी इंसान से मिलते हैं तो 2 टाइप का इंटरेक्शन हो सकता है, इट माइट बी गुड इंटरेक्शन और इट माइट बी बैड इंटरेक्शन। तो हम लोग पढ़ते हैं कि कौन सा ऐसा ड्रग है जो इसके एक्शन को इन्हेंस करता है। तो इन्हेंस में क्या करेगा, जो डिस्प्लेस फ्रॉम प्रोटीन बाइंडिंग, जैसे जो इसका प्रोटीन बाइंडिंग ज़्यादा प्रोटीन बाउंड रहेगा तो इसका एक्शन धीरे धीरे होगा ना, जो क्योंकि ये आप लोगों को पता होगा, पहले से आप पढ़ रहे होगे, और नहीं पता होगा तो मैं नेक्स्ट आगे के वीडियोस में आगे के चैप्टर्स में मैं ये आप लोग को समझाने की कोशिश करूँगी कि जो प्लाज्मा प्रोटीन से बाउंड होता है वो एक्शन नहीं करता है, उसके वजह से कोई भी हमारे बॉडी में चेंजेस नहीं होते। जो फ्री फॉर्म होता है वो एक्शन करता है, उसके वजह से इफेक्ट्स आते हैं। तो ज़्यादा 90% प्लाज्मा बाउंड है, मतलब सिर्फ 10% ही अपना एक्शन शो कर पाता है। तो वैसे जो प्लाज्मा प्रोटीन से इसको डिस्प्लेस कर दे, इसमें हमारा आ जाता है सैलिसिलाइड, सल्फोनामाइड, फिनाइल ब्यूटाजोन और सल्फीपायराजोन। ये सारे इसके प्रोटीन बाइंडिंग को इसको फ्री फॉर्म में कन्वर्ट करवाते हैं। तो एक तो वो ड्रग काम करेंगे, दूसरा जो इसका मेटाबॉलिज्म को इनहिबिट कर दे, मतलब स्लोली, या फिर एक्सक्रीशन को वो कर दे, जिसमें हम लोग याद करते हैं वारफेरिन, सल्फोनामाइड, एक्यूट अल्कोहल इंटेक। हाँ, एक्यूट अल्कोहल इंटेक से मतलब कम, क्रॉनिक इनक्लेज करेंगे तो नहीं होगा, लेकिन अगर थोड़ा थोड़ा करेंगे तो ये मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन को इनहिबिट करेगा। लेकिन अल्कोहल से एक ये भी डिसएडवांटेज है कि इसकी वजह से हमारा हाइपोग्लाइसीमिया ज़्यादा हो सकता है। तो हाइपोग्लाइसीमिया इज़ अगेन अ डेंजरस कंडीशन, क्योंकि ब्रेन को ग्लूकोज नहीं मिलेगा तो फिर कोमा में जाने का चांस बढ़ जाता है। तो इसमें आ जाएगा हमारा सल्फोनामाइड, वारफेरिन, कीटोकोनाजोल, सिमिटिडीन, क्लोरामफेनिकॉल, ये सारे ऐसे ड्रग्स हैं जो इन्हेंस करते हैं। लेकिन हमको ये थ्योरेटिकली आप लोग लिखिएगा, इट्स वेल एंड गुड, बट प्रैक्टिकली इट विल बी नॉट बी अप्लाइड, इट विल क्योंकि बहुत सारे ऐसे होते हैं जो कंडीशन, जैसे अल्कोहल इंटेक, अगर हम किसी पेशेंट को बोल दें कि आप अल्कोहल इंटेक करना, तो वो ऐसा करेगा तो फिर वो हाइपोग्लाइसीमिया के कंडीशन में जा सकता है। इसलिए हम लोग इसको बहुत प्रैक्टिकली बहुत अच्छे से मैनेज करना होता है, ठीक है। फिर इसको हम लोग कर सकते हैं प्रोलॉन्ग थेरेपिक एक्शन। इसका सिनर्जिक इफेक्ट होता है कि मतलब इसके काम को साथ में इंक्रीज करता है, मतलब प्रोलॉन्ग करता है। अगर कुछ मेडिसिन ऐसे होते हैं जिसके साथ अगर हम उस मेडिसिन को ले तो वो हमारे मेडिसिन के एब्जॉर्प्शन को कम करता है, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं कि उसको इन्हेंस करता है। तो उन दोनों को साथ में लेने से उसका एक्शन इफिकेसी ज़्यादा अच्छा होता है। तो इसमें भी आता है हमारा सैलिसाइलेट, प्रोपैनोनॉल, जो कि कार्डियोसेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर है। फिर लिथियम तो हम लोग यूज़ करते हैं, उसमें क्या नाम है उसका, डिप्रेशन के केस में यूज़ करते हैं। फिर थियोफाइलिन, अल्कोहल, लेकिन ये इनहिबिट करता है ग्लूकोनियोजेनेसिस को, तो उसकी वजह से काम करवाता है। फिर ड्रग्स जो इसके एक्शन को डिक्रीज़ करते हैं, इसमें क्या था, जो इसके मेटाबॉलिज्म को इंड्यूस कर दे। जैसे ड्रग आया तुरंत से मेटाबोलाइज हो गया। अगर कोई भी ड्रग, मान लो कोई इंसान घर आया तुरंत से अपना काम किया, तो वो तो फिर चला जाएगा, तो इसलिए तुरंत से आके काम करके चला गया, तो ऐसा थोड़ी कि वो एक बार में सारा काम खत्म हो गया। तो उसकी वजह से हम लोग इंड्यूस मेटाबॉलिज्म, इसमें आता है हमारा फिनोबार्बिटॉन, फिनोटॉइन, रिफेम्पिसिन और क्रॉनिक अल्कोहलिज्म के केस में। फिर अपोजिट, यह सप्रेस करता है इंसुलिन रिलीज़ को। अब इंसुलिन रिलीज़ ही नहीं होगा तो फिर ग्लूकोज तो बढ़ा का बढ़ा ही रह जाएगा ना ब्लड में, तो
इस केस में आता है हमारा कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, थायाजाइड, फ्यूरोसोमाइड और ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव। अब देखते हैं लास्टली है, अब इसका देखते हैं एडवर्स इफेक्ट क्या है। तो एडवर्स इफेक्ट सबसे मेजर प्रॉब्लम है इसका हाइपोग्लाइसीमिया। अभी आगे भी पढ़ा था, मतलब पहले भी पढ़ा था इधर की हाइपोग्लाइसीमिया ये कर देता है। रुक जाइए मैं बताती हूँ, इस केस में नहीं करता है, लेकिन नॉर्मली ये हाइपोग्लाइसीमिया हमारे में कॉज कर देता है। ठीक है, हाइपोग्लाइसीमिया हो गया जो कि इसका मोस्ट कॉमनेस्ट प्रॉब्लम है। अगर आप किसी को डायबिटीज़, हाइपोग्लाइसीमिया इज़ अ बहुत क्रिटिकल कंडीशन है। अगर ब्रेन को बहुत टाइम क्या कुछ टाइम तक ही ग्लूकोज नहीं मिला तो फिर ब्रेन कोमा में भी जा सकता है और वो अल्टीमेटली डेथ भी हो सकती है। इसका ये होता है, बट में ओकेजनली भी बहुत रेयर होता है कि सीवियर, बहुत रेयरली होता है, उतना सीवियर नहीं होता है, मैनेजेबल कंडीशन होता है। और एल्डरली में हो, माइट भी पॉसिबल कि वो फैटल हो, या फिर किसी पेशेंट को लिवर और किडनी डिजीज़ है तो उस कंडीशन में। फिर इसके नॉन स्पेसिफिक साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं जिसमें कि हाँ, सल्फोनाइल यूरिया हम लोग मोटे लोगों में देते हैं, पतले लोगों में देते हैं ताकि उन लोगों में वेट गेन हो सके। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत पतले होते हैं और उनको डायबिटीज़ होता है तो उनको सल्फोनाइल यूरिया देते हैं कि उनका वेट गेन हो पाए और कुछ खास इफेक्ट नहीं होता। लेकिन जो लोग ऑलरेडी बहुत मोटे होते हैं तो उनको हम लोग ये ड्रग अवॉइड करते हैं, मतलब पूरे कंडीशन के अकॉर्डिंग कंडीशन जान के देते हैं कि उनका लाइफस्टाइल क्या है, फूड इनटेक, कैलोरी इनटेक क्या है, ये सब मॉनिटर करते हैं ताकि उन लोगों में वेट गेन ज़्यादा ना हो। फिर नोजिया, वॉमिटिंग एज कॉमन, सबको पता ही है। फ्लैटुलेंस, डायरिया, कॉन्स्टिपेशन, हेडेक। पैरेस्थीसिया जनरली बहुत माइल्ड होता है। और हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन में रैसेस हो सकते हैं, फोटोसेंसिटिविटी, परप्यूरा, ट्रांजिएंट्स, ल्यूकोपीनिया और बहुत रेयरली एक ग्रैनुलोसाइटोसिस होता है। फ्लशिंग और डाइसल्फ्राम रिएक्शन आफ्टर अल्कोहल इनटेक, और अल्कोहल लेने के बाद डाइसल्फ्राम लाइक रिएक्शन हो सकता है, तो इसलिए हम लोग अल्कोहलिक्स पे ये मना करते हैं। अगर कोई अल्कोहलिक्स है और उसको ये मेडिसिन देते हैं तो उसको स्ट्रिक्टली बोलते हैं कि ड्रग अल्कोहल इनटेक ना करे, नहीं तो फिर डाइसल्फ्राम रिएक्शन हो सकता है। और अभी तक के स्टडीज़ के अकॉर्डिंग इसको ऐसा पाया गया कि कहीं पे ये मेंशन नहीं किया कि इसको हम प्रेगनेंसी में यूज़ कर सकते हैं, तो इसलिए ये प्रेगनेंसी के लिए यूज़फुल नहीं है। तो आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन मैंने अपनी तरफ से पूरा कोशिश किया आप लोग को एक्सप्लेन करने का। सो फॉर टुडेज़ इतना काफ़ी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।